हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी 6 क्लास हिस्ट्री बुक। तो इसमें पढ़ना है कुल 11th चैप्टर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेसन से। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सीटेट जो है एनसीईआरटी वेस्ट एग्ज़ाम लेता है, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अध्याय में है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा एक लड़की का नाम है। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगा? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकती हो, टेलीविज़न देख सकती हो या फिर अखबार पढ़ सकती हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकती हो जिसे उस समय की स्मृति हो। तो आप अपने घर में भी, आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनसे भी पता कर सकते हैं कि 100 साल पहले या कुछ दिन पहले क्या हुआ था। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? तो बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो हम लोग एक बार पिक्चर को देख लेते हैं, मैप को। यहाँ पे उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। तो आप लोग देखिए नर्मदा नदी कहाँ पे है। तो नर्मदा नदी कहाँ पे है? यहाँ पे नर्मदा नदी बीच में, भारत के बीच में, यहाँ बीच में है एकदम नर्मदा नदी। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। तो कहाँ पे रह रहे हैं? नर्मदा नदी के तट पे। तो नर्मदा नदी कहाँ पे है? तो कई लाख वर्ष पहले यहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। तो आखेटक का मतलब हो गया, आखेट मतलब शिकार, और आखेटक का मतलब है शिकारी। तो आखेट का मतलब क्या हो गया? पूछ सकता है, एनसीईआरटी बेस्ड है सीटेट, तो इसमें पूछ सकता है सीटेट में कि आखेटक, आखेट शब्द का क्या अर्थ हुआ या फिर आखेटक शब्द का क्या अर्थ हुआ। तो आखेट मतलब शिकार, तो और आखेटक शिकारी। तो आप लोग पढ़ लिए तो आप लोग के लिए आसान हो गया। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगा। तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का मानचित्र में पता लगाना है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सुलेमान की पहाड़ी और किरथर की पहाड़ी यहाँ है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को कहाँ उगाया?
सीटेट में पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को कहाँ पे उगाया था प्रथम बार? तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ी। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और उन्होंने किन जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया? भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो आप लोगों को भी पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कौन कौन से जानवर को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गाँवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। तो विंध्य पहाड़ियाँ नर्मदा के ऊपर है, यहाँ पे नर्मदा नदी यहाँ है और विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पे, और गारो की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। तो आप लोगों ने देखा मैप में, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं एमपी वाले क्षेत्र में, और गारो पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाते हैं हम लोग। तो सिंधु नदी यहाँ है और इसकी सहायक नदी। तो सिंधु नदी यहाँ है और इसकी सहायक नदियाँ बोल रहा है तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सब नदियाँ है इसकी सहायक नदी है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ती है। झेलम, सिंधु नदी। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो आप लोगों से इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहायक नदियाँ किसे कहा जाता है? तो सहायक नदियाँ उसे कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी में छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती है तो उसकी सहायक नदियाँ हो गई। लगभग 47,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाना है और सोन का। तो गंगा नदी यहाँ पे है बिहार में है, बिहार उत्तर प्रदेश, और सोन नदी यहाँ पे कोसी क्षेत्र, और चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, कृष्णा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता। तो गंगा नदी के दक्षिण में जो क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। तो मगध के शासक जो थे बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। और उन्होंने क्या स्थापित किया था? एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो लोगों ने क्या किया? सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किया। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी।
फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एवं स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो धार्मिक गुरु जो थे लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे और एक गांव से दूसरे गांव एवं एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाते रहते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्रा से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मानचित्र एक में हम लोगों ने देखा दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। तो हम लोगों ने मानचित्र में देखा कौन कौन सा देश को दर्शाता है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भारत तो है ही, और बांग्लादेश सभी देशों को दर्शाता है, और अरब सागर, हिंद महासागर को भी दर्शाता है, और बंगाल की खाड़ी को भी दर्शाता है। दक्षिण एशिया तक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो क्या है, दक्षिण एशिया जो है एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे।